हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर 10 हमारा चलेगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसको हम किस प्रकार से जो परिभाषित कर सकते हैं, उसके बारे में हमने जानना है। तो उसको जानने से पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो जैसे हमने सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में बहुत बार अनुभव करते हैं कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को यदि ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से उसको गिराया जाता है तो वह वस्तु हमेशा नीचे की ओर आती है। इसके पीछे कारण क्या है, वो नीचे क्यों आती है? तो इन सब के पीछे जो प्रमुख रूप से कारण है वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। कि प्रत्येक पिंड जो है, प्रकृति में प्रत्येक पिंड है, वो किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यही आकर्षित करने का जो गुण होता है उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो हम एक बल के रूप में लिख सकते हैं कि वह बल, यदि हम परिभाषा के रूप में इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। वह बल जिसके द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है। और यदि हम विज्ञान के रूप में इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड में सभी वस्तु एक दूसरे को एक अदृश्य बल से आकर्षित करती है। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को एक अदृश्य बल से आकर्षित करती है। यानी सभी वस्तुएं जो है ब्रह्मांड में वो एक दूसरे को एक अदृश्य बल से आकर्षित करती है। उस बल को कौन सा बल बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको इसमें परिभाषा के रूप में ध्यान में रखना है। ठीक है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु है, उसको यदि ऊपर की ओर फेंका जाए या ऊपर से गिराया जाए तो वह हमेशा नीचे की ओर गिरती है, कारण गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम बात करते हैं न्यूटन की। ठीक है। न्यूटन जो वैज्ञानिक था, उन्होंने देखा कि कोई सेब जो है वो जब नीचे गिर रहा था तो उन्होंने सोचा कि ये जो सेब है वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे ही क्यों आ रहा है। तो ये सब उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन के रूप में कुछ बातें आई। तो उन्होंने उनके ऊपर मनन किया, उनके ऊपर विचार किया। तो लास्ट में जाके उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उसके आधार पर ये समझाया कि पृथ्वी या कोई भी पिंड है वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का उसके अंदर एक गुण होता है, और उसी को गुरुत्वाकर्षण के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बताया था, न्यूटन ने बताया था, और उसी के आधार पे उन्होंने गति के जो नियम है, गति के समीकरण है, वो सब प्रतिपादित किए थे। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और उन्होंने उससे यह भी अनुभव किया था कि जब कोई वस्तु को ऊपर भी फेंका जाता है तो वो नीचे की ओर आती है। इसके पीछे भी क्या कारण है? तो उन्होंने
लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला तो उसके आधार पर उन्होंने यही बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल इन सब के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम आगे इसमें यदि हम बात करें तो चंद्रमा की पृथ्वी के परिक्रमा करने की गति, तो इसके बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट होगा चंद्रमा की पृथ्वी के परिक्रमा करने की गति। और जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उनकी कौन कौन सी गति होती है, किस प्रकार वो परिक्रमा करता है, तो उसके बारे में हम जो है वो देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इसमें। तो इसमें हमें कुछ बातें वो ध्यान में रखना है कि चंद्रमा जैसे ये हमारा एक पृथ्वी हमने यहाँ पे बनाई, इसको हम नाम दे दो पृथ्वी, और ये उसकी एक कक्षा है, उसके अंदर यहाँ पे एक लगा दो चंद्रमा। ये है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। तो ध्यान रखना कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसके चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, और परिक्रमा क्यों करता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है वो चंद्रमा के ऊपर कौन सा बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही जो है वो क्या करता है, चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है। तो दो तीन बातें इसमें देखनी है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करता है। सेकंड बात, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा है वो पृथ्वी की तरफ खींचता है या पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। एक बल, एक तो यहाँ पे हमने देखा गुरुत्वाकर्षण बल, एक हम बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल की। ठीक है, अब देखना इसमें जब चंद्रमा चक्कर लगा रहता है उस स्थिति में उसके ऊपर एक बल लगता है, उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। किस बल के नाम से इसको जाना जाता है, अभिकेंद्रीय बल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जब वो परिक्रमा करता है। यह इसका दूसरा नाम है केंद्राभिसारी बल। कौन सा नाम है इसका, केंद्राभिसारी बल। ठीक है, अब उसमें ये ध्यान रखना है कि जब चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा जब वो परिक्रमा करता है उस स्थिति में इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके ऊपर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्रीय बल या केंद्राभिसारी बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यदि चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा केंद्राभिसारी बल जैसा कोई बल नहीं लगाया जाए, ठीक है, ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी पर जैसे घूर्णन करता है चारों तरफ, तो एक बल लगाता है जिसे केंद्राभिसारी बल बोलते हैं, और उस बल के कारण ही वह निश्चित कक्षाओं में घूर्णन कर पाता है। और यदि चंद्रमा इस पृथ्वी के ऊपर यदि इसे केंद्राभिसारी बल या अभिकेंद्रीय बल नहीं लगाए तो चंद्रमा सरल रेखीय पृथ्वी पर चलता रहेगा। तो चंद्रमा क्या होगा, चारों तरफ गति नहीं करके उसकी गति एक सरल रेखीय पथ पे होगी इस प्रकार। ठीक है, और एक सरल रेखीय पथ पे चंद्रमा की गति होगी और चलता हुआ वह अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है। अर्थात पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल केंद्राभिसारी बल की अनुपस्थिति में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएगा। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि केंद्राभिसारी बल की अनुपस्थिति में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। तो ध्यान से इसको फिर से देखना कि हमें बताया कि चंद्रमा जो है
वो पृथ्वी के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है उस चंद्रमा के ऊपर कौन सा बल लगाती है? गुरुत्वाकर्षण बल से इसको आकर्षित करती है। साथ ही एक बल और होता है जिसे अभिकेंद्रीय बल या केंद्रीय विसारी बल कहते हैं। ये चंद्रमा इस पृथ्वी के ऊपर अभिकेंद्रीय बल या केंद्रीय विसारी बल लगाती है, जिसके कारण ये एक निश्चित कक्षाओं में घूर्णन करता है, चक्कर लगाता है। यदि मान लो ये चंद्रमा है वो इस पृथ्वी के ऊपर ये अभिकेंद्रीय बल या केंद्रीय विसारी बल नहीं लगाए तो पृथ्वी के चारों तरफ निश्चित चक्कर में नहीं घूमेगा और एक सरल रेखा में गति कर जाएगा, अर्थात अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है। लेकिन इस अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित पथ में गति करता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें बातें ध्यान रखनी है। ठीक, अब उसके बाद में अगला हमारा जो पॉइंट होगा, तो इसमें हमने चंद्रमा की गति के बारे में देखा। अगला पॉइंट वो है चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की गति को समझने के लिए क्रियाकलाप। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा को समझने के लिए क्रियाकलाप। ठीक है, तो कौन सा क्रियाकलाप है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उससे रिलेटेड कौन सा क्रियाकलाप है उसको बारे में हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो सामग्री हमें चाहिए, एक तो चाहिए पतली रस्सी या हम मान सकते हैं धागा, मान लो थोड़ा मोटा धागा होना चाहिए, और एक पत्थर का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, और यहाँ व्यक्ति खड़ा है और ये एक पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि एक पतली रस्सी ले लेनी है, लगभग 2 या 3 फुट लंबी। उस रस्सी जो है उसके एक सिरे के ऊपर छोटा सा पत्थर का टुकड़ा हमें बांध लेना है। जैसे ये रस्सी है उसका एक सिरा है, उसके ऊपर हमने क्या बांध लिया, पत्थर का टुकड़ा। यहाँ पे व्यक्ति है वो खड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, उसके एक सिरे पे पत्थर का टुकड़ा और दूसरा जो सिरा है उस दूसरे सिरे को कोई भी व्यक्ति या हम मान लो हमारे द्वारा हाथ से पकड़ा जाना चाहिए। जैसे मान लो एक सिरे पे हमने पत्थर का टुकड़ा बांध लिया और दूसरे को हमने क्या कर लिया, हाथ से पकड़ लिया। पहली स्थिति ये ध्यान रखनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो पत्थर का टुकड़ा है, इस पत्थर के टुकड़े की जो रस्सी है उसको हमें इस प्रकार एक वृत्तीय पथ में घुमाना है, या हम बोल सकते हैं इसको एक वृत्ताकार पथ में घुमाना है। किस पथ में? वृत्ताकार पथ में इसको घुमाना है। ठीक है, और वृत्ताकार पथ में घुमाते घुमाते अब इस पत्थर को छोड़ देना है। ठीक है, अब हमने इसको वृत्ताकार पथ में घुमाया और उसके बाद में इसको क्या किया, छोड़ दिया। रस्सी के दूसरे छोर को हाथ से छोड़ने पर रस्सी से बंधा हुआ पत्थर एक सरल रेखीय दिशा में गति कर जाता है। वही चीज़ें हैं चंद्रमा और पृथ्वी वाली। अब देखना इसको ध्यान से कि हमने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को रस्सी से बांधा, उसका एक सिरा, रस्सी का एक सिरा उसके ऊपर पत्थर बांध रखा है, दूसरे को हमने हाथ से पकड़ रखा है। अब इस पत्थर को एक वृत्तीय पथ में घुमाना है। ठीक है,
और वर्तीय पथ में घुमाते हुए कुछ समय तक इसको छोड़ देना है। छोड़ देंगे तो पत्थर एक सरल रेखा में उस तरफ गति करेगा, जिस दिशा में वो जाएगा तो सरल रेखा में वो चला जाएगा। तो उस स्थिति में देखो दो बल लगते हैं। पहला कि हमारे हाथ द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल उसको लगता है, और जब इसको घुमाया जाता है तो उस स्थिति में एक अभिकेंद्रीय बल जो है वो पत्थर द्वारा हमारी तरफ लगाया जाता है, और जब इसको अचानक से छोड़ दिया जाता है तो उस स्थिति में ये एक सरल रेखा में गति करने लगेगा। अर्थात हमारे हाथ द्वारा लगाए गए बल को यदि जीरो कर दिया जाए, शून्य कर दिया जाए, तो उस स्थिति में पत्थर जो है वो एक सीधी रेखा में चला जाता है, सीधी रेखा में दौड़ जाता है या गति करने लगता है। ठीक है। अब इसकी यदि हम व्याख्या के रूप में लिखें तो हम इसकी व्याख्या है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। जब एक पत्थर है उसको छोड़ा जाए तो उस स्थिति में इसकी व्याख्या है वो किस प्रकार से की जा सकती है। तो हमें पता है कि जो रस्सी से बंधा पत्थर है वह एक निश्चित चाल से गति करता है। क्या करेगा? निश्चित चाल से गति करता है। कौन? रस्सी से बंधा हुआ पत्थर, जब इसको एक वर्ताकार पथ में घुमाया जाता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। अब देखना, जब इसको वर्ताकार पथ में घुमाते हैं तो घुमाने के उपरांत जैसे मान लो पत्थर यहाँ पे आया तो उसकी प्रत्येक स्थिति में जो दिशा है वो परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लो यहाँ पे है तो दिशा ये हो गई, फिर यहाँ पे आ गया तो दिशा ये हो गई, उसके बाद में यहाँ पे आ गया तो दिशा ये होगी। तो प्रत्येक स्थिति में उस पत्थर की जो गति की दिशा है वो परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है। अब ये जो दिशा परिवर्तन होता है इसका मतलब उसके वेग व त्वरण, वेग और उसके त्वरण में परिवर्तन सम्मिलित है। ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जिस बल के कारण इसमें वेग होता है या उसमें त्वरण होता है, जिस बल के कारण और उसी त्वरण के कारण जो वस्तु है वो एक वृत्तीय पथ में, ये एक निश्चित वर्ताकार पथ में क्या रहती है? गतिशील रहती है। और वह जो बल है वो केंद्र की ओर लगता है, यानी पत्थर के द्वारा जो केंद्र की तरफ बल लगाया जाता है उस बल को किस नाम से जाना जाता है? केंद्राभिसारी बल। केंद्राभिसारी बल, या इसको हम बोल सकते हैं अभिकेंद्रीय बल। किस नाम से? केंद्राभिसारी या अभिकेंद्रीय बल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। अब देखो, जैसे हमने रस्सी को छोड़ा तो रस्सी को जैसे हमने छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में केंद्राभिसारी जो बल है उसका मान शून्य हो जाता है। और जब केंद्राभिसारी बल का मान शून्य हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? रस्सी से बंधा हुआ पत्थर जो है वो मुक्त रूप से एक निश्चित पथ में गति करने लगता है। निश्चित पथ में गति करने लगता है। कौन करने लगता है? वो जो पत्थर से बंधा हुआ, जो रस्सी से बंधा हुआ पत्थर है। रस्सी से बंधा हुआ पत्थर, और ये मुक्त रूप से क्या करेगा? गति करने लगता है। जब उसके ऊपर लगने वाला जो केंद्राभिसारी बल है या जो अभिकेंद्रीय बल है उसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और इसी प्रकार जो चंद्रमा है उसकी पृथ्वी के चारों तरफ जो गति है वो गति भी किसके कारण है? इस केंद्राभिसारी बल के कारण ही होती है। ठीक है। अब देखो, पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लगता है, यानी पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे केंद्राभिसारी बल बोलते हैं या अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर जो बल लगाती है उस बल को कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं।
ठीक है। तो जब ये आपस में बंधे हुए हैं दोनों बल, तो उस स्थिति में जो चंद्रमा है वो एक निश्चित पथ पर जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, गति करता रहता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और यदि मान लो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल शून्य हो जाए, अभिकेंद्रीय बल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मान लो किसी स्थिति में ये अभिकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए या अनुपस्थित हो जाए, तो जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पत्थर अभिकेंद्रीय बल की उपस्थिति शून्य होने के कारण एक सरल रेखीय पथ में गति करता है, ठीक इसी प्रकार ये जो चंद्रमा है वो भी एक निश्चित पथ में अर्थात एक सरल रेखीय पथ में गति करता हुआ अंतरिक्ष में चला जाएगा और पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना कि जिस प्रकार पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ गति करता है। उसी प्रकार सूर्य का भी अपना कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण विभिन्न जो ग्रह हैं वो ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित पथों में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक पिंड है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, तो उसका जो बल है वो डिपेंड करता है कि किस पिंड के द्वारा कितना अधिक बल लगाया जाता है। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि जो सूर्य है, तो सूर्य एक पिंड है, तो वो सभी ग्रहों के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है और सेम उसके केंद्र की तरफ बल लगता है अभिकेंद्रीय बल, जिसके कारण वो एक निश्चित पथ में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः सूर्य भी सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार जैसे सभी पिंड है वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और ठीक इसी प्रकार जो सूर्य है वो भी एक दूसरे को क्या करता है, पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार जो है वो हमने मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण क्या है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, और उसके साथ साथ चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कैसी होती है उसको समझने के लिए हमने एक क्रियाकलाप किया। तो उस क्रियाकलाप के द्वारा हमने ये समझा कि प्रत्येक पिंड है या चंद्रमा वो पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक इसी प्रकार सूर्य जो है उसके चारों तरफ विभिन्न जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है, तो उसको हमने आज की इस वीडियो में पढ़ लिया। और उसके बाद में हम देखेंगे अगला हमारा जो पॉइंट होगा जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं।